नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। शाम के 6 बज चुके हैं और अब वक्त है देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का। आपको 6 बजे की 6 बड़ी तस्वीरें दिखाते हैं जिस पे आगे विस्तार से बात करेंगे। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें सीईसी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीईसी की नियुक्ति सीधे सरकार नहीं करेगी। दूसरी खबर, यानी एक कमेटी बनाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे दिया। और दूसरी खबर है, सदन में सीएम योगी का विपक्ष पे वार, कहा जिसने राम को कोसा था उसे जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। चौथी खबर, बाहुबली अतीक अहमद का मेरठ कनेक्शन सामने आया है और बसपा राज में अतीक का जमीनों में निवेश, अतीक की चिट्ठी में 70 एकड़ जमीन का जिक्र। पांचवी तस्वीर आप देख रहे हैं, पांचवी खबर जिसमें हाथरस गैंगरेप के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और छठी खबर वाराणसी से, जहां वाराणसी एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है और धमकी भरा पत्र एयरपोर्ट प्रशासन को डाक के जरिए मिला है। 6 बजे की ये 6 बड़ी खबरें हैं जिस पे आगे विस्तार से बात करेंगे। और खबर दिल्ली से है जहां सीईसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और विश्वसनीयता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब केंद्र सरकार सीईसी की नियुक्ति सीधे नहीं करेगी। अहम पदों पर नियुक्ति की सिफारिश प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और सीजेआई की एक कमेटी करेगी। और लोकसभा में नेता विपक्ष का पद खाली होने पर बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता कमेटी के सदस्य होंगे। राष्ट्रपति इस कमेटी की तरफ से चुने गए व्यक्ति को पद पर नियुक्त करेंगे और जब तक इस संबंध में संसद से कानून पारित नहीं होता तब तक यही व्यवस्था लागू रहेगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर पिछले लंबे समय से कई सवाल उठे, विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर कई सवाल उठाए, कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है, जो चयन प्रक्रिया है, वो कैसे होगी, एक कमेटी बनाने को कहा गया। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे हो, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। क्या कुछ उस फैसले में? सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच, जिसमें केएम जोसेफ साहब ने बोलते हुए स्पेशली ये कहा है कि प्योरिटी ऑफ इलेक्शंस के लिए, कि इलेक्शंस फेयर हों और प्योरिटी हो और इनके जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, इलेक्शन कमिश्नर के, वो बिल्कुल पब्लिक के आगे भी ऐसे रहेंगे, बिल्कुल फेयर एंड प्योर हों। प्योर इज द मेन वर्ड विच दे हैव यूज्ड, जो उन्होंने यूज़ किया है। उन्होंने ऐसा कहा है कि एक पैनल प्राइम मिनिस्टर का, लीडर ऑफ अपोजिशन का और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, वो पैनल है जो डिसाइड करेगा कि कौन बनेगा और वही नियुक्ति करेंगे। अब इस याचिका में क्या कुछ कहा गया था? जो याचिका में ये कहा गया था कि आजकल जो इलेक्शन कमीशन में जो कमिश्नर अपॉइंट होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ये कई बार फेवरेटिज्म के हिसाब से भी हो सकते हैं। कई बार जो पॉलिटिकल पार्टी आपके आज की तारीख में जो रूलिंग पार्टी है उसके फेवर की वजह से भी हो रहे हैं। तो इसको हटाने के लिए या इसको एक फेयर एंड जुडिशियल इलेक्शन दिखाने के लिए याचिका की गई थी कि कमेटी में कौन कौन बैठे, पैनल में ऐसा कौन कौन बैठे, जिसकी वजह से पब्लिक को भी ये कॉन्फिडेंस रहे कि जो भी नियुक्त हो रहे हैं वो इम्पार्शियल हैं और वो फेयर हैं। आपको लगता है कि इस फैसले से और भी थोड़ी सी निष्पक्षता जरूर आएगी? बिल्कुल आएगी, बिकॉज अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर को, आप देखें प्राइम मिनिस्टर कंट्री का होता है, देश का होता है, प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन का हो गया। तो जो सत्ता में बैठे हैं उनका भी व्यू आ गया और जो सत्ता के विपक्ष में बैठे हैं उनका भी व्यू आ गया। और जो सबसे बड़ी देश की कोर्ट है हमारी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी साथ में होंगे। तो उनसे बड़ा इम्पार्शियल और इम्फेयर बंदल नहीं कह सकते आप लोग। तो ये जो कमेटी है ये सबकी, आप देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल भी आ गया, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अपोजिशन आ गया, लीडर ऑफ अपोजिशन है, और जुडिशियल एस्पेक्ट जो आना है, जो ये देखेंगे कि जुडिशियली कोई ऑफिसर एंटाइटल्ड है कि नहीं, एलिजिबल है कि नहीं, वो भी आ गया, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी वहाँ बैठे हैं। तो पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर, नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। क्या माना जाए, जो सवाल चुनाव आयोग पे उठे, जो चुनाव निष्पक्षता को लेकर उठे, विपक्ष ने कई मोर्चों पे इस तरह से घेराबंदी की, उस पर एक विराम लगेगा? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर एक याचिका दायर हुई थी दरअसल, और इसमें मांग की गई थी कि चुनाव आयोग में मुख्य
चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है उसके लिए एक कॉलेजियम सिस्टम होना चाहिए। और इसी पूरे मामले में अगर हम बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक काफी महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि सीबीआई की तर्ज पर ही मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जानी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एक कमेटी बना दी जाए जिसमें प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल हो और ये कमेटी एक नाम पर बातचीत करे और एक नाम की जो सिफारिश है वो राष्ट्रपति से करे और राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ही मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो। और अदालत ने ये भी कहा कि अगर कमेटी में लोकसभा में अगर कोई विपक्ष का नेता नहीं है तो सबसे बड़ी जो विपक्षी पार्टी के नेता है उनको इसमें शामिल किया जाए। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम बनाने की जो है मांग की गई थी और ये फैसला, इस फैसले की अगर हम बात करें तो इस फैसले को जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस के अलावा अगर हम बात करें तो जस्टिस हरकेश राय और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार के बेंच ने दिया है। और इस बेंच ने पिछले साल 24 नवंबर को ही इस पूरे मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। हाँ, चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। तो एक महत्वपूर्ण फैसला, एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर एक कमेटी बनाने के लिए कहा गया। और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और विपक्ष पे जमकर वार भी किया और कहा कि जिन्होंने राम को कोसा उनको जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो आत्मनिर्भर यूपी बनने का लक्ष्य, सीएम योगी की 10 बड़ी बातें आज के संबोधन की। यूपी विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, यह भी मुख्यमंत्री ने कहा और कई बातों का जिक्र यहां पे किया गया। बदलते उत्तर प्रदेश का जिक्र किया। यूपी भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती दे रहा है, यह भी मुख्यमंत्री ने कहा। और इसके अलावा कहा कि आज माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी सरकार ने क्या दी? जननी सुरक्षा योजना में 75 करोड़ रुपए की घोटाला की, उस समय न्यूज क्लिपिंग हुआ करती थी। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, EMS आज प्रदेश के अंदर 500 काम कर रही है। लेकिन 2017 के पहले भारत सरकार सपोर्ट करना चाहती थी, फ्री में देना चाहती थी उत्तर प्रदेश को। समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसे लेने से इनकार कर दिया। आप सोचिए, लाखों लोगों की जान बची है इन लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस के माध्यम से। कोरोना कालखंड में ये नया जीवन दान दे रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी को इसकी चिंता नहीं। आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं किया। महोदय, आज 6 करोड़ से अधिक लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत के साथ जुड़े हुए हैं और शेष उत्तर प्रदेश सरकार जन आरोग्य योजना के माध्यम से उन्हें कवर कर रहे 10 करोड़ लोगों को हम लोग आयुष्मान भारत योजना में लेकिन इससे पहले सुविधा नहीं। प्रदेश के अंदर 2017 के पहले प्रदेश के अधिकांश जनपद थे जहां कोई वेंटिलेटर नहीं था, कोई आईसीयू बेड नहीं। कोरोना में 2020 में जब इसकी समीक्षा हम कर रहे थे तब भी 36 जनपद ऐसे थे। आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में यह सुविधा उपलब्ध है। और संचारी रोग, इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कालाजार, ये सब बीमारियां असमय बच्चों को निगलती थी। 40 वर्ष में पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे उन जनपदों में 50,000 से अधिक मासूम बच्चों ने जान दी है। समाजवादी पार्टी 4 बार प्रदेश के अंदर सत्ता में थी, कभी इस मुद्दे को गंभीरता से राशि बढ़कर के होने जा रही है 1,24,000 करोड़ से 1,25,000 करोड़ इस वित्तीय वर्ष में बढ़कर के जाने वाली है। यानी कितना बढ़ा है उत्तर प्रदेश को, इसका इतना लाभ होने जा रहा है। स्टेट एक्साइज में कुल 12,000 करोड़ उत्तर प्रदेश को मिलते थे 2017 तक, मार्च 17 तक।
आज ये राशि बढ़कर के जाने जा रही, 12,000 करोड़ बढ़कर के जाने जा रहा, 45,000 करोड़ के राज्य को इससे प्राप्त होने वाले। ये पैसा कहां जाता था? चोरी होता था। एक पैसा जब जाता था तो लोग इंग्लैंड में होटल बनाते थे। एक पैसा जब जाता था तो ऑस्ट्रेलिया में टापू खरीदे जाते थे। पैसा राज्य का जो प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होना चाहिए था, प्रदेश के गरीब कल्याण के लिए खर्च होना चाहिए था, प्रदेश के वृद्धजनों के लिए योजना बनाने के लिए, नौजवानों के लिए योजना बनाने के लिए खर्च होना चाहिए था, उनके नहीं खर्च हुआ। ये पैसा कहां चला गया? और लखनऊ से हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल विधानसभा और आज विधान परिषद में सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई और इस दौरान विपक्ष पे वार भी किया। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सदन में, चाहे वो राज्यपाल का अभिभाषण रहा हो या उसके बाद फिर बजट को लेकर चर्चा रही हो, सरकार का पक्ष रखा। किस तरीके से सरकार पिछले 5 सालों से, मतलब 2017 से लेकर 2022 जो कि पहला टेन्योर था, काम कर रही थी और दूसरे टेन्योर में किस तरीके से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने हर विषय पर विस्तृत चीजें रखी और विपक्ष पर हमला भी बोला। किस तरीके से पूर्व की सरकारों में उत्तर प्रदेश में काम होता रहा, कैसे वर्तमान सरकार में काम हो रहा है, इन सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री ने एक लंबी फहरिस्त बताई। पूरी तरीके से अगर हम मुख्यमंत्री के भाषण की बात करें तो जहां उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, युवाओं को, किसानों को, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के विकास दर को बढ़ाने के लिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है और पूर्व की सरकारों में कैसा होता रहा, इन बहुत सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री के हमले भी दिखाई दिए। हालांकि कल मुख्यमंत्री विधानसभा में बोल रहे थे और आज उच्च सदन विधान परिषद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना संबोधन दिया। क्योंकि इस पूरे अगर हम सत्र की बात करें तो 10 दिन सत्र के बीत चुके हैं और अभी तक मुख्यमंत्री की तरफ से उच्च सदन में संबोधन नहीं दिया था। यही एक वजह है कि आज मुख्यमंत्री का संबोधन उच्च सदन में था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि अगर हम 2016-17 की बात करें, अगर हम उन खास बातों पर नजर डालें जो मुख्यमंत्री ने आज अपने पूरे संबोधन के दौरान बताई, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि 2016-17 का जो वित्तीय वर्ष था उस दौरान उत्तर प्रदेश का जो बजट था वो 3.40 लाख करोड़ रुपए का था। लेकिन अगर हम 2023 की बात करें, जो अभी वर्तमान बजट उत्तर प्रदेश का आया है, वो 7,90,000 करोड़ से ज्यादा का है। तो सीधे तौर पर 2 गुने से ज्यादा उत्तर प्रदेश का बजट बढ़ाया गया है। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो तब बिल्कुल, यानी यहाँ पे मुख्यमंत्री ने अपनी उपलब्धियां भी गिनवाई और विपक्ष पे वार भी किया। चलिए, बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। खबर वाराणसी से है, जहां लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को उड़ाने की धमकी दी गई है और एयरपोर्ट को ड्रोन से उड़ाने की धमकी दी गई। अज्ञात शख्स ने धमकी भरा पत्र दिया है और भेजा है। एयरपोर्ट प्रशासन को डाक के जरिए ये पत्र मिला है। सुरक्षा अधिकारी की तहरीर पे फूलपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो वाराणसी से खबर है, जहां लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट को हवा उड़ाने की धमकी दी गई है, बम से उड़ाने की धमकी, हवाई अड्डे को ड्रोन से उड़ाने की धमकी दी गई है और डाक के जरिए एक पत्र मिला है। धमकी भरा पत्र एयरपोर्ट प्रशासन को डाक के जरिए मिला। अब सुरक्षा अधिकारी के तहरीर पर फूलपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच की जा रही है। इसे पूरी गंभीरता से इस पत्र को लिया गया है। तो एयरपोर्ट को ड्रोन से उड़ाने की धमकी भरा एक पत्र मिला है और प्रशासन इसको लेकर पूरी तरह से गंभीर और अलर्ट है और बकायदा फूलपुर थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। अब जांच की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी से खबर है, जहां लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को उड़ाने की धमकी दी गई है और हवाई अड्डे को ड्रोन से उड़ाने की धमकी दी गई है। एक पत्र एयरपोर्ट प्रशासन को मिला है और धमकी भरा पत्र मिलने के बाद प्रशासन भी अलर्ट है। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ड्रोन से उड़ाने की धमकी यहां पे दी गई है। एक पत्र एयरपोर्ट प्रशासन को मिला है और इस पत्र के बाद प्रशासन हरकत में आया है। फूलपुर थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया है अज्ञात के खिलाफ और अब इस पत्र को पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है।
संतोष हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, एक पत्र एयरपोर्ट प्रशासन को मिला है धमकी भरा, क्या कुछ इसमें लिखा गया है, क्या पता चल पाया कि पत्र किसने भेजा है? संतोष, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो संतोष तक मेरी अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही, फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हो और वो विस्तार से बता पाए। संतोष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो संतोष तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही। संतोष, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सवाल ये कि ये पत्र जो भेजा है, जो प्रशासन को मिला है, किस शख्स ने भेजा, क्या किसी ने जिम्मेदारी ली है, किस तरह का पत्र है? बिहार से एक पत्र है और होली के दिन बनारस के एयरपोर्ट पे केमिकल से ड्रोन से बरसात की जाएगी और इसको नष्ट किया जाएगा। यही नहीं, यदि पत्र को आगे देखा जाए तो पत्र में आगे साफ साफ लिखा है कि दिल्ली के जंतर मंतर और पीएमओ ऑफिस, इन दोनों को भी निशाना बनाया जाएगा। समझा जा सकता है कि पत्र मिलने के बाद न केवल एफआईआर दर्ज कराई गई है फूलपुर थाने में, बल्कि यदि सुरक्षा दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक हाई लेवल कमेटी की बैठक हुई। बैठक के बाद सुरक्षा उपायों को एक बार फिर से नए सिरे से खंगाला गया और पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था को एक बार फिर से समीक्षा किया गया और उसे और सख्त है। जी, बहुत शुक्रिया संतोष जानकारी के लिए। तो अब इस पत्र को पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है और अब मुकदमा भी दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है।